जोहार, जयमल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसका समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है, अपना बल का प्रयोग कर रही है, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में हमारे साथ लोकतांत्रिक साझा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मायाराम वर्मा जी है। मैं उनका एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। मायाराम जी, क्या चुनाव, कौन से चुनावी मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसको लेकर ये चुनाव और बढ़िया तरीके से लड़ा जाए, या बीजेपी को हराने के लिए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मेश्राम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काशीराम के बाद गरीब तबके को जिस तरह से इकट्ठा किया है, उनमें हौसला अफजाई की है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। चुनाव आने वाला है और चुनाव में हमको ये कहना है कि राजभर जी ने जो सपा में विलय किया है, तो भागीदारी मोर्चे का मेरा अनुमान है किसी से इन्होंने सलाह मशविरा नहीं किया और हमसे तो फ़िलहाल नहीं किया, जबकि 2 बार मैं मिला हूँ। जो भागीदारी मोर्चे का मुद्दा था कि 5 मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इस प्रदेश में, तो 5 मुख्यमंत्री का मुद्दा वो हम लोग साझा मंच से इस मुद्दे को 16 से उठा रहे हैं। इस पे विचार विमर्श करके तभी इस मुद्दे को हम लोगों ने व्हाट्सएप पे डालना और इसमें उसी को देखकर राजभर जी ने ये मुद्दा उठाया और कह रहे थे 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब जब वो सपा में चले गए हैं तो 5 मुख्यमंत्री वाला मुद्दा उनका ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो भागीदारी मोर्चा ख़त्म हो गया। जब भागीदारी नहीं रही उन लोगों की तो मोर्चा कहाँ से रह गया? मोर्चा रहा ही नहीं। वो तो परिवारवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं, तो उसमें और लोगों का उनसे कोई, मेरा ख्याल है, कोई मेल मोहब्बत नहीं हो सकती। भागीदारी मोर्चा में जो अन्य दल शामिल थे, उनका इस पर क्या कहना है जब राजभर जी सपा के साथ में गठबंधन कर लिए? अब उनसे हमारी किसी और से बात नहीं हो पाई है अभी, तो मैं अपनी बात कह सकता हूं कि हम अब उनके साथ कतई नहीं। हम तो फिर भी क्या अनुमान है कि वो क्या कह सकते हैं जब आप ये कह रहे हैं कि ये सारा तय हुआ था, 5 मुख्यमंत्री वाला, 20 उप मुख्यमंत्री वाला जो फैक्टर आपने तय किया था, राजभर जी वहाँ पर चले गए हैं, तो अब उनका क्या रुख हो सकता है अन्य दल जो भागीदारी मोर्चा में? हाँ, मेरा ख्याल है उनका रुख तो अलग हो जाएगा, उनके साथ वो लोग नहीं जाएंगे। और हम लोग अभी भी 5 मुख्यमंत्री का और 20 उप मुख्यमंत्री का वादा कर रहे हैं और एक ऐसा मोर्चा बनाएंगे जो इन सब मोर्चों से ज़्यादा ताकतवर होगा। इसको हमने अपनी ताकत को अभी हमने दिखाया है 9 तारीख में। 9 तारीख में हमारे मोर्चे की जो माननीय मेश्राम जी के नेतृत्व में रैली हुई, उसमें 3-3.5 लाख लोग आए। और आज की डेट में अब इस प्रदेश में कोई इतनी बड़ी ताकत की रैली नहीं कर सकता। इस प्रदेश में हमारे आदमी जबकि अपना पैसा देकर लगा कर आए थे, कोई पैसा किसी को नहीं दिया गया, अपने मन से आए थे, अपने साधन से आए थे, तो इतनी बड़ी रैली कोई प्रदेश में कोई पार्टी नहीं कर सकती, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई कर नहीं सकती। और ये टीवी वाले हम लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, वरना माहौल बदल जाना चाहिए था रैली के बाद कि हम ही ताकत में हैं, लड़ रहे हैं। और भाजपा सपा तो लड़ ही नहीं रही, इनमें तो समझौता है। मैंने पहले ही कहा, इनमें तो आपस में समझौता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा सन 17 में अमित शाह ने और उनके नेताओं ने सबने ये कहा था कि जब सरकार में आएंगे तो खनन घोटाले और रिवर बैंक घोटाले की जांच की जाएगी। और सरकार में आने के बाद इन्होंने जांच तो बैठा ली, मगर जांच किया नहीं और कुछ अफसरों को उसमें प्रताड़ित किया। अफसरों के यहाँ छापा पड़ा और जिन्होंने आदेश दिया था खनन करने का 13 फाइलों पे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफसरों को तो एक शेड्यूल कास्ट की अफसर थी, डीएम थी हमीरपुर की, उसके घर की तलाशी हुई, जगह पर छापा मारा गया। और एक प्रमुख सचिव थे, उनके यहाँ भी छापा मारा गया, मगर जहाँ छापा मारना चाहिए वहाँ नहीं हुआ।
तो ये लोग तो बाद में साले बहनोई बन गए, योगी साले हो गए, अखिलेश बहनोई हो गए। तो ये मिल गए, और ये तो मिले हुए, इसीलिए हम करें, ये मिले हुए हैं सिर्फ अल्पसंख्यकों को सताने का इनका देश रहता है। जैसे आजम खां की जांच करने लगे और उनकी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जांच करने लगे, और उसमें जांच भी कुछ नहीं किया, आजम खां को जेल डाल दिया और कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। जबकि आजम खान ने कोई चोरी डकैती नहीं की थी, कोई अपराध नहीं किया था। अगर उन्होंने ज़मीन सरकारी हड़प ली थी तो उसका पैसा लिया जा सकता था उनसे, या यूनिवर्सिटी को सरकारी किया जा सकता था। ये यूनिवर्सिटी तो विद्या का मंदिर है, तो उसमें उनको जेल में डालने कोई औचित मेरी समझ से नहीं पड़ता। नहीं, पहला जो मेरा सवाल था वो ये था कि मुद्दे कौन से होंगे। बीजेपी जो है वो राम मंदिर पर चुनाव लड़ेगी, वो 370 हटाने को लेकर चुनाव लड़ेगी। मुद्दे क्या है असल में, ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं क्या है? 4.5 साल में क्या बीजेपी की सरकार ने ऐसे कोई काम किए हैं जिससे जनता उससे खुश हो जाए? कौन से मुद्दे हैं? आज देखिए, मुद्दे तो हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, और महंगाई मुद्दा है, और लोगों के जेब में पैसा नहीं जा रहा। मुश्किल तो ये है कि इतना टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने कि उनको ख़रीदने की पावर ख़त्म हो गई है। इसीलिए यहाँ की इंडस्ट्री सब बंद हो गई। इंडस्ट्री को टैक्स इतना ज़्यादा है कि किसी व्यापारी को यहाँ फैक्ट्री लगाने में कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा। जब उसका प्रॉफिट नहीं होगा तो फैक्ट्री क्यों लगाएगा? यहाँ हम सेल टैक्स अफसर रहे हैं, इसलिए विशेष तौर से हम इस बारे में जानते हैं कि अगर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 15% किया जाए तो भारत देश में सारी इंडस्ट्री लग जाएंगी और अपने आप इस देश की तरक्की होने लगेगी। क्योंकि आज हमारा व्यापारी जो है चाइना में जाकर फैक्ट्री लगा रहा है, और मित्तल ने देखिए जर्मनी में फैक्ट्री लगाई, और टाटा ने ब्रिटेन में ज़मीन खरीद रखी है। तो हमारे यहाँ का व्यापारी जो है उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और जितनी ये सुविधाएँ ज़मीन की देते हैं, कहते हैं हम ज़मीन दिए और ये दिए, वो छूट दिए, सब्सिडी दिए, ये नीचे से उतना पैसा ले लेते हैं व्यापारी से, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं रहता। हम ये कह रहे हैं, हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टैक्स में आप छूट दीजिए, तो जो माल बनाएगा तो उस पर छूट मिलेगी। अब माल बनाएगा नहीं तब तक उसको कोई छूट नहीं मिलेगी, तो छूट नहीं मिलेगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और इससे आप सब्सिडी देते हो तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। तो भ्रष्टाचार कम करने का भी एक तरीका है कि टैक्स में छूट दे दी जाए। योगी की जो सरकार रही है उस पर एक भी आरोप भ्रष्टाचार का अभी तक नहीं लगा है। जाहिर तौर पर विपक्षी दल हो या अन्य किसी की तरफ से योगी सरकार पर ऐसा अभी तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार का आरोप? मीडिया में खबरें आई हैं, आप मीडिया उनको हाईलाइट नहीं करता है। देखिए, योगी के टाइम में जो इंजेक्शन खरीदे गए वो उनका क्या रेट था और किस रेट में खरीदे गए सरकारी? हाँ, और इन्हीं के यहाँ रायबरेली के एक डीएम ने ये जवाब दिया, जब उनके विधायक ने कहा कि इस रेट में इंजेक्शन बिक रहा है और इस रेट में सरकारी खरीद की गई, तो उनके उस रायबरेली के डीएम ने कहा हमसे विधायक जी ने ये नहीं कहा। तो क्या मतलब, विधायक पहले आप डीएम से कहेगा कि हमको पैसा दो, क्या विधायक पैसा मांगेगा डीएम से? हाँ, ये तो आपको खरीदने समय टेंडर में देखना चाहिए कि रेट क्या बिक रहा है और रेट क्या ले। अखिलेश ने एक ज़रूर काम किया था कि अखिलेश के टाइम 5 साल में एक भी कंबल नहीं खरीदा गया था बांटने के लिए। उसका कारण भी यही था कि अखिलेश के यहाँ जब कंबल का टेंडर आया था तो अखिलेश पता नहीं कैसे एक दुकान चले गए खादी भंडार की, और वहाँ पर उन्होंने उस कंबल का रेट पूछा तो जो रेट आया था टेंडर में उससे कई गुना था। तब उन्होंने 5 साल तक कंबल ही नहीं खरीदा कि इसमें भ्रष्टाचार होने की पूरी संभावना। तो योगी ये कैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं? और अखिलेश और शिवपाल तो भ्रष्टाचार के कारण लड़ाई हुई, इनका और लड़ाई का भी कोई कारण नहीं था। ये तो भ्रष्टाचार है, दोनों भ्रष्टाचार करना चाहते थे रोड में, और वो दोनों अलग अलग करना चाहते थे, इसीलिए लड़ाई हुई। तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया कि यहाँ जो ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज़ है या उन पर अत्याचार हुए हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है या ब्राह्मणों के अलावा बहुजन समाज के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन पर अन्य अत्याचार बढ़े हैं, ब्राह्मणों पर नहीं?
नहीं, अत्याचार तो सदा बहुजन समाज के ऊपर होता है, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो अपना नहीं कर पा रहा है, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उदाहरण दे सकते हैं कि कहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं? हाँ, घटनाएं हुई हैं। अभी अभी इलाहाबाद में घटना हुई, एक पासी को ठाकुरों ने गोली से मार दिया, समझौता होने के बाद में मार दिया। पहले समझौता हो गया था, कुछ लड़ाई हुई थी, समझौता हो गया, उसके बाद मार दिया उन्होंने। हाँ, इसी तरह पटेलों को प्रतापगढ़ में मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनके घरों को जलाया गया। उन्नाव में मौर्य लोगों की 2 लड़कियों उसके साथ रेप किया गया, वो एक को साथ ठाकुरों ने किया, एक के साथ ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय हुआ। देखिए, अन्याय किसी के साथ हो तो हम अन्याय का समर्थन नहीं कर सकते। ब्राह्मणों के साथ भी अन्याय हुआ। ब्राह्मणों में एक आदमी को तो गिरफ्तार करके उसको मार दिया गया गोली, तो वो सभी जानते हैं। फिर उसके यहाँ एक आदमी दूसरा था, एक बहू आई थी, 2 दिन 3 दिन पहले आई थी, उसको भी अभी तक जेल में रखा गया, उसका कोई दोष नहीं था, और उसके पति को तो मार ही दिया गया और उसको भी अरेस्ट करके रखा है, जबकि उसका कोई वो तो 4-5 दिन पहले ही आई घर में, तो वो क्या जाने कि उसका पति क्या कर रहा है। हाँ, तो अन्याय। एक आखिरी सवाल ये है कि चुनाव को अभी 4-5 महीने का समय है, हो सकता है दिसंबर में चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लागू हो जाए, उसके बाद 7-8 चरणों में, पिछले बार के चुनाव 7 चरणों में हुए थे, तो संभवतः ये चुनाव भी 2022 के 7 या 8 चरणों में हो जाए। क्या रणनीति है अभी इन 4-5 सालों में? 4-5 महीनों में हम लोग, हाँ, हम लोग मोर्चा बनाकर ही लड़ेंगे। माननीय मेश्राम जी के साथ हमारा इरादा है चुनाव लड़ने की, और भी पार्टियां हैं बहुत सारी, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारा मोर्चा बहुत मजबूत होगा। हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे, सरकार बनाने की हालत में, क्योंकि हमारी रैली जितनी हुई है उतनी किसी पार्टी के पास रैली न हुई है आज तक, ना आगे कोई कर पाएगा। तो हमारा वोटर मजबूत है और हमको सिर्फ माहौल बनाने की ज़रूरत है, और हमारे पास वोटर है, मौजूद है, इतनी संख्या में है। और बीजेपी के तो ये हालत है, गांव-गांव में लोग, इनको एजेंट नहीं मिलेंगे और लोग मार रहे हैं, जहां जा रहे हैं नेता लोग, तो इनको मार रहे हैं। वो सभी समाज के, क्या ब्राह्मण समाज, क्या और भी सारे समाज, सारा समाज नाराज़ है इनसे। ये पेट्रोल और डीजल की जो हालत कर रखा है, अब पेट्रोल डीजल का भी मैं बता रहा हूँ, एक इसमें पेंच है। पेट्रोल डीजल की महंगाई इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अंबानी के पेट्रोल पंप जब तक चलते रहेंगे तब तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, हम ये कह रहे हैं कि अंबानी का पेट्रोल कांग्रेस के ज़माने में नहीं, पेट्रोल पंप नहीं चल रहे थे। ये क्यों नहीं चल रहे थे? क्योंकि अंबानी पेट्रोल इंडिया में निकालते हैं और जो पेट्रोल महंगा पड़ता है विदेशी पेट्रोल के मुकाबले में। इसीलिए अंबानी के पेट्रोल पंप तभी चलेंगे जब बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो पेट्रोल पंप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी अंबानी के पेट्रोल पंप चलाने के लिए एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएगा। मनमोहन सिंह साहब एक्साइज ड्यूटी 0 कर दिए थे, तब भी ये कंपनियां, हमारी जो देसी कंपनियां हैं, ये सब फ़ायदे में चल रही थी, घाटे में कोई नहीं चल रही थी, तमाम रुपया कमा कर दे रही थी। अब इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया है एक्साइज ड्यूटी जो विदेश से सामान आता है उस पर लगाई जाती है। तो इसी जो अंबानी को फ़ायदा करने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, और अंबानी के पेट्रोल पंप जिस दिन बंद हो जाएंगे इस देश में, उस दिन ये मोदी भी रहेंगे तब भी एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं सरकार को, ये सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए। वो अंबानी की हिस्सेदारी है मोदी की, इसीलिए ये सब बढ़ रहा है। किसान जो कह रहे हैं वो किसान ठीक कर रहे हैं कि अंबानी अडानी इस देश को खरीदे ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो शुक्रिया हमसे सर बात करने के लिए। आपने हमको कहनी है, देखिए हमारे मुद्दे होंगे। देखिए हमारे इलेक्शन में हमने जो अपनी साझा पार्टी का मुद्दा बनाया है, हम हमारे पश्चिम में एक गुर्जर सम्राट थे, मिहिर भोज गुर्जर सम्राट थे, और उनकी एक मूर्ति लगाई, एक गुर्जर कॉलेज था वहाँ पर लगाई गई, उस पर
उसमें गुर्जर नहीं हटा दिया गया। गुर्जर पहले लिखा गया, उसके बाद हटा दिया गुर्जर शब्द, और तो गुर्जरों का अपमान हुआ। हम एक कोशिश करेंगे, हम प्रदेश में एक मिहिर भोज सम्राट मिहिर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का एक रथ चलाएंगे प्रदेश में। प्रयास हमारा यह रहेगा, इलेक्शन से पहले भी कोशिश करेंगे कि जो गुर्जरों का अपमान किया है, गुर्जरों के हम भी उन्हीं के वंशज हैं और इसीलिए हमारा भी उतना अपमान हुआ है। हम इस देश में गुर्जरों के साथ हैं और अपने अपने राजाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारे और भी मुद्दे हैं जो इलेक्शन में हम करेंगे। हम विधायकों की निधि बंद करेंगे। विधायकों की निधि जो 5 करोड़ हर साल मिलती है उसको बंद करेंगे, और वो हम किसान, वो निधि तो जनता के मतलब विकास के काम करने के लिए दिए जाते हैं। जनता के विकास करने के काम के लिए दिए जाते हैं, मगर निधि का सदुपयोग नहीं होता। सदुपयोग नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन वो निधि बंद करेंगे तो विकास कैसे? हम दूसरी तरह से वही पैसा जनता के अगर विकास के लिए है तो हम पहले कह चुके हैं, हम सेल टैक्स अफसर रहे हैं, तो हम दूसरी तरीके जहाँ भ्रष्टाचार न हो सके देखिए भ्रष्टाचार न हो सके, जो कर न सके कोई भ्रष्टाचार। आप जान लीजिए कि हमने पढ़ा है जो इस देश को बनाया, भारत देश को बनाया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। तो चाणक्य ने बनाया इस देश को, इस देश के वो ऋषि थे और उन्होंने भारत को एक किया। असली श्रेय चाणक्य को ही जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का तो उन्होंने सिलेक्शन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे हम करेंगे। तो चाणक्य ये कहते थे कि देखिए भ्रष्टाचार जो है, सरकारी कर्मचारी की ज़बान पे अगर आप शहद रख देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि चाटे ना, तो ऐसा संभव नहीं है कि चाट जरूर लेगा। शहद रखा होगा, शहद बहुत मीठा होता है तो चाट जाएगा, वो उसका स्वभाव है। तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमको कि शहद हम रखें ही ना तो चाटेगा कैसे। हम वही व्यवस्था करेंगे कि टैक्स में छूट देंगे मगर सब्सिडी नहीं देंगे, और ये जो पैसा निधि वाला पैसा है, हम निधि वाला पैसा नहीं देंगे, हम प्लान में खर्च करेंगे। वो पैसा प्लान में खर्च किया करेगी गवर्नमेंट, जिससे पैसा लगे, किसी को शहद खाने का हक न मिले। हम चूँकि टैक्स में रहे हैं इसलिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे रोका जा सकता है चोरी पैसे की। अगर हमारी सरकार आ गई तो हम दिखा देंगे कि चोरी लोग कैसे करते हैं। अब आप एक उदाहरण मैं देता हूँ कि इससे मुलायम सिंह जब से मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने ये काम किया था। एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोलने की अनुमति दी थी, जिससे जो हमारे प्रदेश का पैसा दूसरे राज्यों में जाता था वो जाना बंद हो गया। दूसरा काम किया था, चुंगी बंद किया था। तो चुंगी में क्या था, पहले साइकिल पे सामान लाता था आदमी गांव से तो 5 रुपया साइकिल का लग जाता था चुंगी का। हाँ, 5 रुपया वो कहीं सरकारी खजाने में जमा नहीं होता था। तो आप समझ लो टैक्स का जितना ही कम, उन्होंने चुंगी माफ़ कर दिया। चुंगी माफ़ कर दिया तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया। अब आप देखिए ये करिश्मा देखिए, भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया चुंगी माफ़ करने से। तो भ्रष्टाचार तभी ख़त्म होगा जब टैक्स कम होगा। टैक्स ज़्यादा होगा तो भ्रष्टाचार भी होता रहेगा। तो भ्रष्टाचार हम ख़त्म करेंगे। ये एक आपके मुद्दे हैं। आप भ्रष्टाचार कम करेंगे, आप बहुजनों पर होने वाले अत्याचार कम करेंगे, आप महंगाई कम करेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर आप समाज में जाएंगे, जनता में जाएंगे, जनता के वोट हासिल करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल की तरफ से आपके और आपके पार्टी को आने वाले चुनाव में हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि चाणक्य जो है वो इतिहास में हुए ही नहीं। सर ने जिक्र किया है, लेकिन मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ कि चाणक्य जो है वो इतिहास में हुए ही नहीं। कहा जाता है कि चाणक्य ही सम्राट अशोक के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, लेकिन ये तो ब्राह्मणों द्वारा थोपा हुआ इतिहास हमें पढ़ाया गया और अब तक हम समझ रहे थे। तो कई बहुजन इतिहासकारों का कहना है कि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में नहीं हुआ है, और चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो, वो अपने दम पर, अपने शौर्य के आधार पर वो सम्राट बने, वो राजा बने। सर ने जो एक बात कही कि जैसे उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, बहुजनों पर होने वाले अन्य अत्याचार को कम करना है, तो यही मूलतः बहुजन समाज के या चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन इन मुद्दों को बीजेपी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, मीडिया उनका साथ दे रही है। एक बात जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही कि ओम प्रकाश राजभर उनका
सपा के साथ में जो अब गठबंधन हुआ है उसमें भागीदारी मोर्चा का कोई रोल नहीं है। भागीदारी मोर्चा के लोगों से उन्होंने बात किए बगैर ही ये डिसीजन ले लिया और अब भागीदारी मोर्चा जैसा था वैसा ही रहेगा और आगे अपना चुनावी कार्यक्रम जो है वो बनाता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN TV। शुक्रिया।